कहानी शुरू होती है मार्गरेट रोमेरो से, जो कीनू ऐप में कंटेंट मॉडरेटर के तौर पर काम करती है। उसका रोजाना का काम हजारों वीडियोस देखना, कुछ को मंजूर करना और कुछ को तशद्दुद या नामुनासिब मवाद की वजह से हज़्फ करना होता है। एक दिन वीडियोस चेक करते हुए उसे एक अजीब क्लिप मिलती है। वीडियो में एक शख्स को सजाए मौत दी जा रही होती है और इर्द गिर्द खौफनाक पतले खड़े होते हैं। अचानक एक बड़ा ब्लेड नीचे आता है और उस शख्स का सर तन से जुदा हो जाता है। मार्गरेट ये मंजर देखकर हिल जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स हैं, इसलिए वो वीडियो को मंजूर कर देती है। काम के बाद वो अपने घर वापस आती है, जहां वो अपने दोस्त और रूममेट रेयान के साथ रहती है। रेयान हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन है और वो मार्गरेट को एक छोटी सी पार्टी में जाने के लिए राजी करता है, लेकिन मार्गरेट के दिल में एक पुराना जख्म मौजूद है। माजी में उसकी बहन एक खौफनाक हादसे में मर चुकी थी और उस वाकये की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से लोग उसे ट्रेन गर्ल के नाम से जानते हैं। अगले दिन दफ्तर में मार्गरेट को एक और वीडियो मिलती है। इस बार एक शख्स को बिजली के झटके देकर मारा जा रहा होता है। अब मार्गरेट को शक होने लगता है कि ये सब जाली नहीं बल्कि हकीकी कत्ल है। वो अपने बॉस को इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। इसी दौरान एक पुरअसरार शख्स आर्थर स्पीवॉक अपने घर में बैठा उन्हीं वीडियोस के वायरल होने का इंतजार कर रहा होता है। उसे शोहरत चाहिए, चाहे उसके लिए हकीकी लोगों को कत्ल ही क्यों न करना पड़े। और यही वो लम्हा है जहां मार्गरेट एक ऐसे खतरनाक कातिल के पीछे लग जाती है जो इंसानों को सिर्फ इंटरनेट की व्यूज और लाइक्स के लिए कत्ल कर रहा है। मार्गरेट पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि ये वीडियोस असली हैं। वो इंटरनेट पर लोगों की राय जानने के लिए एक नया थ्रेड बनाती है और वीडियोस के बारे में पूछती है। हैरानकुन तौर पर कई लोग कहते हैं कि उन्हें भी ये सब हकीकी लग रहा है। एक सारिफ तो ये भी बताता है कि बिजली के झटकों वाली वीडियो में नजर आने वाला शख्स शायद एक लापता फिल्मसाज है। दूसरी तरफ आर्थर अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार इसका निशाना एक मकामी न्यूज एंकर नील होता है। आर्थर बड़ी चालाकी से खुद को जख्मी जाहिर करता है ताकि नील उसकी मदद करे। नील उस पर तरस खाकर उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। आर्थर मौका पाकर उसके घर की चाबियां चुरा लेता है और खामोशी से वापस चला जाता है। इसी रात जब नील अपने घर में आराम कर रहा होता है तो अचानक बिजली चली जाती है। वो टॉर्च ढूंढने के लिए उठता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका फोन भी गायब है। फिर अचानक अंधेरे में एक खौफनाक साया नमूदार होता है। ये आर्थर था। चंद लम्हों बाद वो नील पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। नील का बेटा ड्रेव भी अपने वालिद की आवाज सुनकर बाहर आता है, लेकिन वो भी आर्थर के हाथों पकड़ा जाता है। अगले दिन मार्गरेट अपने दफ्तर पहुंचती है और देखती है कि उसके कुछ साथी उन्हीं खौफनाक वीडियोस पर हंस रहे हैं। उसे गुस्सा आता है कि लोग दूसरों के दर्द और मौत को सिर्फ तफरी समझते हैं। इसी दौरान उसे एक और सुराग मिलता है। किसी ने उसे बताया कि ये तमाम वीडियोस एक पुरानी हॉरर फिल्म फेसेस ऑफ डेथ से मिलती जुलती हैं। मार्गरेट फौरन अपने घर जाती है और अपने दोस्त रेयान के पास मौजूद इस फिल्म की पुरानी कैसेट देखती है। वो हैरान रह जाती है। कातिल बिल्कुल इसी फिल्म के मनाजिर को दोबारा तख्लीक कर रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ असली लोगों के साथ हो रहा था। अब मार्गरेट जान चुकी थी कि वो एक खतरनाक सीरियल किलर का सामना कर रही है, जो सिर्फ शोहरत और व्यूज हासिल करने के लिए हकीकी कत्ल कर रहा है। और इसी लम्हे वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस कातिल को बेनकाब करके रहेगी। मार्गरेट अब इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो चोरी छुपे कंपनी के सुरवूर से उन तमाम वीडियोस का डेटा निकाल लेती है ताकि कातिल का सुराग लगा सके, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ आर्थर भी इस पर नजर रखे हुए है। वो मार्गरेट के ऑनलाइन अकाउंट तक पहुंच जाता है और चंद ही मिनटों में इसके बारे में सब कुछ जान लेता है। उसका घर, उसकी नौकरी और उसकी दर्दनाक माजी की कहानी। मार्गरेट अपने सबूत लेकर पुलिस के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा सब लोग उसकी ज़हनी हालत पर शक करने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए एक और धज का इंतजार कर रहा होता है। जब वो दफ्तर वापस पहुंचती है तो उसका कार्ड काम नहीं करता। उसका बॉस बाहर आता है और उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मार्गरेट बार बार कहती है कि एक खतरनाक कातिल आजाद घूम रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। इधर आर्थर अपने तहखाने में अपने अगवा किए हुए लोगों को कैद करके बैठा है। वो उनके साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो किसी फिल्म के किरदार हों। फिर वो अपनी एक और खौफनाक वीडियो बनाता है और एक बेगुनाह शख्स को बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसी दौरान मार्गरेट घर में अपने दोस्त रेयान के साथ बैठकर अपनी बहन की मौत के बारे में बात करती है। वो कहती है कि लोगों ने उसकी बहन की मौत को सिर्फ एक वायरल वीडियो बना दिया था और अब वो नहीं चाहती कि किसी और की जिंदगी भी इसी तरह तफरी बन जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इसी रात आर्थर खामोशी से उसके अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। रेयान किचन में आता है तो अचानक उस पर हमला हो जाता है। वो मुजाहिमत करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। रेयान की चीख सुनकर मार्गरेट बाहर भागती है, मगर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आर्थर उसे भी नशा आवर इंजेक्शन लगा देता है। जमीन पर गिरते हुए मार्गरेट की आखिरी नजर अपने दोस्त रेयान पर पड़ती है, जो खून में लथपथ पड़ा होता है। चंद लम्हों बाद सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब मार्गरेट की आंख खुलती है तो वो खुद को
एक पिंजरे के अंदर कैद पाती है और तब उसे एहसास होता है कि अब वो खुद इसी कातिल की अगली शिकार बन चुकी है। मार्गरेट पिंजरे के अंदर कैद थी। उसके सामने दो और कैदी मौजूद थे, सैमंथा और ड्रेव। हर उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ती है जहां आर्थर ने उसकी मुर्दा बहन की वायरल वीडियो चला रखी थी ताकि उसे ज़हनी अजियत दे सके। लेकिन इसी लम्हे मार्गरेट को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसके कोट में एक खास लिपस्टिक नुमा चाकू मौजूद था जो रयान ने उसे तोहफे में दिया था। वो बड़ी मुश्किल से अपना कोट अपनी तरफ खींचती है, चाकू निकालती है और अपनी रस्सियां काटकर आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ आर्थर अपनी अगली खौफनाक वीडियो तैयार कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसकी कैदी अब आजाद हो चुकी है। मार्गरेट सामंथा को पिंजरे से निकाल लेती है, लेकिन ड्रेव के पिंजरे की चाबी नहीं मिलती। वो इससे वादा करती है कि वो वापस आकर उसे जरूर बचाएगी। मदद ढूंढते हुए दोनों गैराज में पहुंचती है जहां मार्गरेट को एक कंप्यूटर और एक हार्ड ड्राइव में आर्थर के तमाम जराइम के असल वीडियोस महफूज थे। यही वो सबूत था जिससे वो इस कातिल को हमेशा के लिए बेनकाब कर सकती थी। लेकिन अचानक सामंथा घबराकर शीशे का दरवाजा तोड़ देती है। आवाज सुनकर आर्थर फौरन समझ जाता है कि उसके कैदी फरार हो चुके हैं। वो बंदूक उठाता है और उनके पीछे दौड़ पड़ता है। सामंथा किसी तरह बाढ़ फलांगने की कोशिश करती है मगर आर्थर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर जाती है। मार्गरेट हार्ड ड्राइव और आर्थर का फोन लेकर भागती है, लेकिन आर्थर उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार वो एक सड़क तक पहुंच जाती है और लोगों से मदद मांगती है। वो पुलिस को फोन भी कर देती है मगर आर्थर भी पुलिस को कॉल कर चुका था और उसने पहले हम ही एक झूठी कहानी बना दी थी। जब पुलिस पहुंचती है तो आर्थर खुद को एक मासूम शख्स और मार्गरेट को एक खतरनाक औरत जाहिर करता है। मार्गरेट लाख समझाने की कोशिश करती है कि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर आर्थर उसकी बहन की मौत का जिक्र करके उसे मजीद मुश्तिल कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि पुलिस मार्गरेट को ही अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में भी कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर अचानक उसे आर्थर का एक पैगाम मौसूल होता है। पैगाम में लिखा था, 1 घंटे के अंदर वापस आ जाओ वरना सामंथा और ड्रेव मर जाएंगे। ये पैगाम पढ़ते ही मार्गरेट समझ जाती है कि अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बाकी है। या तो वो कातिल को रोक दे या फिर मजीद बेगुनाह लोग उसके हाथों मारे जाएंगे। मार्गरेट फौरन अस्पताल से निकलती है और एक टैक्सी लेकर दोबारा आर्थर के घर पहुंच जाती है। रास्ते में एक अजीब बात होती है। टैक्सी ड्राइवर उसे पहचान लेता है। तुम वही ट्रेन वाली लड़की हो ना? मार्गरेट पहली बार शर्मिंदा होने के बजाय खामोशी से जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ। इस बार उसे मजाक या नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी मिलती है। जब वो आर्थर के घर पहुंचती है तो आर्थर बंदूक लिए दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हार्ड ड्राइव मांगता है, लेकिन मार्गरेट झूठ बोलती है कि उसने उसे कहीं छुपा दिया है और वो सिर्फ इसी सूरत में उसकी जगह बताएगी जब सामंथा और ड्राइव को आजाद कर दिया जाए। आर्थर उसे घर के अंदर ले जाता है। रास्ते में मार्गरेट उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आर्थर मुस्कुराता है और कहता है, दुनिया दूसरों के दुख और मौत को देखना पसंद करती है। लोग हर चीज को तफरीह बना देते हैं। मैं सिर्फ उन्हें वही दे रहा हूँ जो वो चाहते हैं। वो मजीद कहता है, ये तवज्जो की मईशत है और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो मार्गरेट को गैराज की तरफ ले जाता है। जैसे ही लाइट जलती है मार्गरेट के कदम वही रुक जाते हैं। सामंथा और ड्राइव अब जिंदा नहीं थे। आर्थर ने दोनों को कत्ल कर दिया था और उनकी लाशों को अपने खौफनाक अंदाज में सजा रखा था। ये मंजर देखकर मार्गरेट टूट जाती है। आर्थर फिर उसे जबरदस्ती नशा आवर दवा लगाता है और उसे अपनी अगली वीडियो के लिए तैयार करने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी बहन मौत गई और अब तुम भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाओगी। लेकिन आर्थर एक बात नहीं जानता था, मार्गरेट पहले ही इस दवा का असर खत्म करने का इंतजाम कर चुकी थी। अचानक वो उठ बैठती है और अपने लिपस्टिक वाले चाकू से आर्थर के टखने पर वार कर देती है। आर्थर दर्द से चीख उठता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्थर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार वो एक नौकीली धात उठाकर आर्थर पर कई वार करती है। चंद लम्हों बाद आर्थर जमीन पर गिरा होता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। फिर मार्गरेट अपनी कमीज खोलती है और एक बॉडी कीम दिखाती है। उसने आर्थर का पूरा एतराफ रिकॉर्ड कर लिया था। वो फौरन वीडियो को कैनो ऐप पर अपलोड कर देती है ताकि पूरी दुनिया हकीकत देख सके। वीडियो अपलोड होने के बाद वो रोने लगती है। उसने कातिल को रोक दिया था, लेकिन जब वो लोगों के तबसरे पढ़ती है तो उसका दिल दोबारा टूट जाता है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसे जाली करार दे रहे थे और कुछ उस खौफनाक वीडियो को महज तफरीह समझकर देख रहे थे। इसी लम्हे मार्गरेट को एहसास होता है कि आर्थर एक बात में शायद दुरुस्त था। कभी कभी दुनिया हकीकी दर्द और मौत को भी सिर्फ एक और वायरल वीडियो समझ लेती है और इसी तल्ख हकीकत के साथ फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।